कहते हैं कि कोई गहरी चाहत अधूरी रह जाए तो मरने के बाद आत्मा भटकती रहती है उसी एक जगह पे तब तक जब तक हर किसी के जहन से मिटकर एक धुंधली सी याद बन के न रह जाए। Fever Stories। एक अधूरी कहानी। एक अधूरी कहानी, कहानी वाला देव के साथ। रितेश का बचपन से एक ही सपना था, गली के आखिर में जो पुरानी कोठी थी उसे खरीदना था रितेश को। यह वक्त 1974 का था। अब जब से पाकिस्तान के साथ 71 की जंग खत्म हुई थी, बांग्लादेश बना था, फर्स्ट डिवीजन बीए पास रितेश जैसे लोगों के पास भी नौकरियां नहीं थी। नौकरी मिलने में बड़ी परेशानी हो रही थी। रोज एम्प्लॉयमेंट न्यूज छानता, हर नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी करता, लेकिन नौकरी तो साहब आजकल सिर्फ सिफारिश के बलबूते पे ही मिल रही थी। रितेश के दिमाग में एक तरकीब आई, क्यों ना जब तक नौकरी नहीं मिल रही अखबार बांट लिया करूं। किसी बड़े आदमी से पहचान हो गई तो सिफारिश का भी जुगाड़ हो जाएगा। थोड़ा जुगाड़ लगा के रितेश को अपने मोहल्ले और आसपास के मोहल्लों में अखबार बांटने का काम मिल गया। साइकिल उसके पास थी ही। रोज सवेरे 6:30 बजे के अंदर अंदर बनारस में दाल मंडी से गदौलिया तक हर घर में अखबार पहुंच चुका होता था, लेकिन अखबार बांट के कोठी भला कोई खरीद पाया है कभी? खैर, दिल ही दिल कोठी खरीदने के सपने संजोता रितेश रोज वक्त पे उठता, अखबार बांटता और फिर दिन भर नौकरियां ढूंढता। रितेश के साथ घर में सिर्फ उसकी मां रहती थी, जो दशाश्वमेध से लेकर 80 तक अपनी सिलाई कढ़ाई के लिए मशहूर थी। हर कोई बस उन्हीं के गुण गाया करता था। उनके हाथों में सुई धागा आ जाए तो बस जादू ही निकलता था। फिर इसी हुनर से रितेश की पढ़ाई लिखाई पूरी हुई थी और अब भी रितेश की थोड़ी बहुत आमदनी के साथ इसी से घर का चूल्हा जलता था। एक दिन रात को नींद नहीं आ रही थी। रितेश बस करवट बदल रहा था। वो उठा और फिर बाहर निकला। सोचा थोड़ी देर घाट पे जाके बैठता हूं, शांति मिलेगी। टहलते टहलते रितेश बनारस की तंग गलियों से होता हुआ चांदनी रात की दूधिया रोशनी में बस किसी किसी घर के जलते दिए की हल्की सी पीली रोशनियों को देखता देखता चला जा रहा था, बनारस की अल्हड़ गलियों से होता हुआ घाट की ओर। और आखिरकार घाट भी आ ही गया। लेकिन ये क्या, घाट तो आ जाना चाहिए था ना अब तक। ये कहां आ गया मैं? ये आखिरी बायां मोड़ मुड़कर सामने तो गंगा जी होनी चाहिए थी ना। ये कहां आ गया मैं? अजीब सी लाश सड़ने की बदबू, धू धू करके जलती हुई चिताएं, ये कैसे हो सकता है? मणिकर्णिका तो पीछे था, हरिश्चंद्र घाट आगे है, ये कौन सा शमशान आ गया? रितेश जैसे पत्थर सा जड़ होके वहीं खड़ा खड़ा ये सब सोचने लगा। जिन गलियों से वो नींद में भी सही सही निकल सकता था, आज अचानक उन्हीं गलियों में कौन सा मोड़ गलत मुड़ गया था। वो दिल में डर या घबराहट होनी चाहिए थी, पर सुकून सा महसूस हो रहा था। वो धीरे धीरे चलता हुआ उस शमशान की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते एक चिता के पास अपने आप उसके कदम रुक गए। रितेश उस चिता को पहचानता था, क्योंकि ये चिता उसने बचपन में देखी थी। देखते देखते अचानक चिता की आग में से एक मुर्दा हाथ बाहर झूम गया, जिसपे उस लाश का नाम लिखा था, ब्रजेश। 5 साल की उम्र में रितेश ने ही ब्रजेश की इस चिता को आग दी थी। उसके पिता की चिता थी ये। रितेश के पिता ब्रजेश गली के आखिर में बनी उस पुरानी कोठी में काम करते थे, जो जमींदार राय साहब की कोठी थी।
जिस कोठी को ब्रजेश बाबू बिल्कुल चमका के सजा के रखते थे किसी दुल्हन की तरह। फिरंगी आते थे तो उनके रहने का, खाने पीने का पूरा इंतजाम देखना, राय साहब को पूरा हिसाब देना, हर एक काम जो उस कोठी की बेहतरी के लिए होता था वो सब कुछ ब्रजेश बाबू ही देखते थे। और उनकी जानकारी के बिना कोठी का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता था। लिहाजा ब्रजेश बाबू से जलने वाले भी बहुत लोग थे। अब राय साहब तो विलायत में रहते थे, साल में एक आध महीने के लिए आते और थोड़ा बहुत हिसाब किताब देखकर चले जाते थे। उन्हें समझ में भले ही कुछ ना आए, लेकिन बस ब्रजेश बाबू का दिल रखने के लिए हर हिसाब किताब की बात पे हाँ हाँ समझ गया, बिल्कुल ठीक, अरे सही किया आपने, इस तरह की बातें वो बोल दिया करते थे। इसी तरह एक दफा राय साहब आए हुए थे। आज उन्हें शिकार खेलने जाना था। ब्रजेश बाबू ने सारा इंतजाम करवा रखा था। राय साहब की जीप तैयार खड़ी थी, उन्होंने बंदूक भी साफ करके तेल वेल लगा के तैयार रखी थी। ब्रजेश बाबू ने राय साहब के लिए एक बावर्ची भी साथ में करवा दिया था कि छोटा मोटा शिकार ही होगा, पिकनिक हो जाएगी सबकी। लेकिन राय साहब ने साफ कह दिया कि कोई खानसामा या बावर्ची नहीं जाएगा उनके साथ। उनके साथ तो ब्रजेश बाबू ही जाएंगे और खरगोश, हिरन या जंगली सुअर जो भी शिकार हो पकाएंगे ब्रजेश बाबू। ब्रजेश बाबू भी क्या करते, बेटे रितेश को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाने की ख्वाहिश थी, नौकरी तो चाहिए। चल पड़े साहब के साथ। लेकिन वो कहते हैं ना, अमीर की न दोस्ती भली न दुश्मनी। राय साहब ब्रजेश बाबू को शिकार खेलने अपने साथ लेके तो जरूर गए थे जंगल में, लेकिन वहां से लौटने के बाद दोनों बड़े डरे हुए थे। लौटने के बाद अगले 7 दिनों के अंदर अंदर राय साहब समेत उनका पूरा खानदान दुनिया में जहां जहां फैला हुआ था सब मर गए। पूरा घराना खत्म हो गया, खानदान का नामो निशान मिट गया और साथ में ब्रजेश बाबू भी खून की उल्टियां करते करते 8वें दिन खत्म हो गए। रितेश तब सिर्फ 5 साल का था। ये वही चिता थी, लेकिन न तो ये वो शमशान था, ना ही कोई सपना था। रितेश को चिता की गर्मी झुलसा रही थी, धुएं से घुटन हो रही थी और दुख के साथ डर एक साथ महसूस हो रहा था। तभी रितेश के कानों में एक आवाज पड़ी। कदमों की आवाज की ओर रितेश पलटा तो देखा धू धू करके जलती चिताओं की अग्नि और उनसे उठते धुएं में से कोई ऐसे चलता हुआ आ रहा था जैसे ठंडी बरसात में चल रहा हो। धुएं की वजह से आंख से आ रहा पानी पोंछ के रितेश ने देखा तो पूरे बदन पे भभूत मले हुए एक बाबा चले आ रहे थे। उन्हें देखते ही जैसे रितेश के अंदर का सारा डर, सारी घबराहट सब काफिर हो गया। उनके चेहरे पे एक अजीब सी शांति थी, एक अजीब सा सुकून था। वो रितेश के पास आए, उसके माथे पे हाथ फेरा, चिता को देखते हुए मुस्कुराए और आसमान की ओर देखकर हाथ की उंगलियों को ऐसे नचाया मानो कह रहे हो, सब उसका खेल है, हम तो खिलौने हैं। और फिर अचानक रितेश को देखकर उनके होंठ चलने लगे, जैसे वो कुछ बोल रहे हो, और करीब 50 मीटर की दूरी पे खड़े होकर भी इतनी तेज आवाज से जल रही चिताओं के बीच उनके चलते होठों से निकला एक एक शब्द रितेश को साफ ऐसे सुनाई दिया जैसे उसके कानों में फुसफुसा के बोल रहे हो। शिकार वाले दिन तुम्हारे पिताजी को राय साहब बंदूक चलाना सिखा रहे थे। गोली गलती से मुझे लग गई। गलती किसी की नहीं थी, पर उन दोनों को देखे बिना मरते मरते मैंने दिल से दुआ मांगी कि जो भी इसका जिम्मेदार हो उसे अपने किए की सजा मिले। राय साहब जमींदार आदमी थे, एक जमाने में बहुत अत्याचार किया था गरीबों पे। किसी की जमीन ले ली, किसी की जायदाद, तो किसी की जान। इसीलिए उनका पूरा खानदान नहीं बचा। और तुम्हारे पिताजी की एक ही बड़ी गलती थी, मुझे गोली मारना, तो वो खुद न बचे। तुम्हारे पिताजी को राय साहब ने एक मटका भर के अशरफियां और वो कोठी जिसके तुम सपने देखते हो वो दान में दे दी थी। कोठी के आंगन में तुलसी के पास काले पत्थर की सिल्ली के नीचे वो मटका और कोठी के कागज सब दफन है।
सवेरे नींद खुलने पे जाके ले लेना और कोठी लेने के बाद मेरी शांति के लिए एक हवन करवा देना। रितेश वहीं किसी बच्चे की तरह फूट फूट के रो पड़ा और रोते रोते उसने महसूस किया कि चिता की आवाज बंद हो चुकी थी। वो आग की गर्मी भी नहीं थी और उसके कमरे में चल रहे उसी पुराने पंखे की आवाज खड़खड़ाती हुई गूंज रही थी। आप सुन रहे थे एक अधूरी कहानी। कहानी वाला देव के साथ। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें।